एक जमाने की बात है जब बुखारा शहर अपनी शान और दौलत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। उस शहर की गलियां सोने की तरह चमकती थी, बाजार हमेशा भरे रहते थे और लोग खुशहाल जिंदगी जीते थे। शहर के बीचों बीच एक बड़ा और शानदार दरबार था जहां बादशाह अपनी प्रजा के मुग्ध में सुनता था और इंसाफ करता था। उस दरबार में हर तरह के लोग आते थे, अमीर भी, गरीब भी, व्यापारी भी, किसान भी। लेकिन उस दिन जो मुकदमा दरबार में पेश होने वाला था वो किसी आम मुकदमे से बिल्कुल अलग था। वो एक ऐसा झगड़ा था जिसने पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया था और जिसकी चर्चा हर गली, हर मोहल्ले में हो रही थी। उस दिन सुबह की अजान अभी ठीक से खत्म भी नहीं हुई थी कि बाजार में एक जोरदार आवाज गूंजी, पकड़ो से, वो मेरा गधा चुरा कर भाग रहा है। ये आवाज थी रहीम बख्श की, एक बूढ़े सीधे सादे मुसलमान किसान की जो अपने गांव से बुखारा शहर में सब्जियां बेचने आया था। उसके पास एक ही दौलत थी, उसका वफादार गधा जिसे वो मिट्टू कहता था। वो गधा उसकी पूरी कमाई का जरिया था। उसी पर सब्जियां लादकर वो बाजार आता, उसी पर घर वापस जाता। उस गधे के बिना रहीम बख्श की जिंदगी जैसे अधूरी थी और आज वो गधा गायब था। रहीम बख्श की आंखों में आंसू थे और आवाज में दर्द। वो बाजार में दौड़ दौड़ कर चिल्ला रहा था जब उसकी नजर पड़ी याकूब पर। याकूब एक यहूदी व्यापारी था जो बुखारा के बाजार में बरसों से कपड़े का कारोबार करता था। वो बेहद चालाक, तेज तर्रार और धूर्त इंसान था। उसकी दुकान बड़ी थी, उसका घर पक्का था, लेकिन उसका दिल खोखला था। वो हमेशा दूसरों को ठगने के मौके ढूंढता रहता था। रहीम बख्श ने देखा याकूब के हाथ में एक गधे की रस्सी थी और वो गधा बिल्कुल मिट्टू जैसा दिखता था। रुको, रुको याकूब, वो मेरा गधा है। रहीम बख्श चीखते हुए दौड़ा। याकूब ने मुड़कर देखा और बड़ी बेशर्मी से मुस्कुराया। तुम्हारा गधा? ये मेरा गधा है, मैंने इसे कल रात ही खरीदा है। झूठ, सरासर झूठ, ये मिट्टू है, मेरा मिट्टू। देखो, इसके बाएं कान पर एक निशान है। वो निशान मैंने खुद बनाया था जब ये छोटा था। याकूब ने गधे का कान देखा, निशान था बिल्कुल वैसा ही जैसा रहीम बख्श ने बताया था। लेकिन याकूब ने जरा भी शर्म नहीं खाई। ये निशान तो मेरे गधे के कान पर भी पहले से था। ये मेरा गधा है और बस। बाजार में भीड़ जमा हो गई। लोग दोनों तरफ से बोलने लगे। कुछ रहीम बख्श के साथ थे, कुछ याकूब का साथ दे रहे थे, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। आखिरकार किसी ने कहा, दरबार में चलो, बादशाह ही इसका फैसला करेंगे। दरबार में जब ये मुकदमा पेश हुआ तो बादशाह अलाउद्दीन खान ने दोनों को ध्यान से सुना। रहीम बख्श रो रो कर बोला, हुजूर, ये गधा मेरा है, इसी से मेरा घर चलता है, मेरे बच्चे इसी की कमाई से रोटी खाते हैं। अगर ये गधा चला गया तो मेरे घर में फाका पड़ जाएगा। याकूब बड़े आराम से बोला, हुजूर, ये गधा मेरा है, मैंने इसे कल बाजार से खरीदा है। इस बूढ़े ने झूठा दावा किया है। बादशाह ने दोनों से गवाह मांगे। रहीम बख्श के पास कोई गवाह नहीं था, वो अकेला आया था शहर में। उसके गांव के लोग दूर थे। याकूब के पास 2 गवाह थे, उसके 2 नौकर, जिन्होंने झूठ की कस्में खाई कि उन्होंने याकूब को गधा खरीदते देखा था। बादशाह उलझन में पड़ गया। गवाह याकूब के पास थे, लेकिन रहीम बख्श का दर्द सच्चा लग रहा था। बादशाह ने कहा, मुझे सोचने का वक्त चाहिए, कल सुबह फैसला सुनाया जाएगा। अब यहाँ कहानी में एक और किरदार का दाखिल होना बहुत जरूरी था और वो किरदार था मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला नसीरुद्दीन बुखारा के उस मोहल्ले में रहते थे जहाँ हर तरह के लोग बसते थे। वो न बहुत अमीर थे न बहुत गरीब। उनकी दाढ़ी सफेद थी, सिर पर बड़ी सी पगड़ी थी और पीठ पर एक पुरानी अबा। लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वो चमक जो सिर्फ उन लोगों की आंखों में होती है जो दुनिया को उसके असली रूप में देखते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में लोग कहते थे कि वो कभी कभी मूर्ख की तरह बात करते हैं, लेकिन उनकी हर बात में कोई न कोई गहरी सच्चाई छुपी होती है। वो कभी किसी पर जुल्म नहीं होने देते थे, चाहे खुद को कितनी भी तकलीफ उठानी पड़े। उस शाम मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार से गुजर रहे थे जब उन्होंने रहीम बख्श को एक दीवार के किनारे बैठे सुबकते देखा। मुल्ला रुक गए। भाई, क्या हुआ? इस उम्र में बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? रहीम बख्श ने सारी कहानी सुनाई। मुल्ला नसीरुद्दीन ने ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर पहले हल्की सी मुस्कान आई, फिर वो गंभीर हो गए। तुम्हारा गधा कितने साल से तुम्हारे पास है? 7 साल से, मुल्ला साहब। और वो याकूब, क्या वो पहले कभी गधा रखता था? नहीं, कभी नहीं। उसके पास घोड़े हैं, ऊंट है, लेकिन गधा कभी नहीं देखा उसके पास। मुल्ला नसीरुद्दीन की आंखों में वो चमक और तेज हो गई। ठीक है, कल दरबार में जाओ,
मैं भी आऊंगा। रहीम बख्श ने हैरानी से पूछा, लेकिन मुल्ला साहब आप क्या करेंगे? मेरे पास तो कोई गवाह भी नहीं है। मुल्ला मुस्कुराए, गवाह की जरूरत नहीं। सच को साबित करने के लिए कभी कभी सिर्फ एक सवाल काफी होता है। और वो चले गए। उस रात याकूब बहुत खुश था। उसने अपने नौकरों को शाबाशी दी कि उन्होंने दरबार में उसके हक में गवाही दी। उसे यकीन था कि कल बादशाह का फैसला उसके हक में होगा। रहीम बख्श का गधा उसका होगा और वो उसे बाजार में अच्छे दाम पर बेच देगा। याकूब को नींद बहुत अच्छी आई उस रात, लेकिन रहीम बख्श की आंखों में नींद नहीं थी। वो सारी रात आसमान की तरफ देखता रहा और अल्लाह से दुआ मांगता रहा, या अल्लाह तू सब जानता है, तू देख रहा है कि मैं सच्चा हूँ और वो झूठा है। मेरे बच्चों का ख्याल रख। उधर मुल्ला नसीरुद्दीन भी जाग रहे थे, लेकिन रोने के लिए नहीं, सोचने के लिए। वो अपनी छत पर बैठे थे, आसमान के तारे देख रहे थे और एक योजना बना रहे थे। उनके मन में एक बात बार बार घूम रही थी, झूठ कितना भी मजबूत हो, उसमें एक कमजोरी जरूर होती है। बस उस कमजोरी को ढूंढना होता है। और मुल्ला नसीरुद्दीन को यकीन था कि उन्होंने वो कमजोरी ढूंढ ली है। अगली सुबह जब दरबार खुला तो भीड़ हमेशा से ज्यादा थी। सब जानना चाहते थे कि बादशाह क्या फैसला सुनाएगा। क्या एक गरीब बूढ़े किसान को इंसाफ मिलेगा या एक धूर्त व्यापारी की चालाकी जीतेगी? रहीम बख्श दरबार में आया। उसके कंधे झुके हुए थे, आंखें लाल थी। याकूब आया, सीना तान कर, बड़े रौब के साथ। और फिर दरबार के दरवाजे पर एक आवाज आई, क्या मुल्ला नसीरुद्दीन को अंदर आने की इजाजत है? बादशाह ने चौंक कर देखा। मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम पूरे बुखारा में मशहूर था। बादशाह खुद उनकी अक्लमंदी की बातें सुन चुका था। आने दो। मुल्ला नसीरुद्दीन अंदर आए। वही पुरानी अबा, वही बड़ी पगड़ी, वही मुस्कुराता चेहरा, लेकिन उनकी आंखों में एक तीखापन था जो सबने महसूस किया। याकूब ने मुल्ला को देखा तो उसके चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट आई, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। बादशाह ने पूछा, मुल्ला साहब आप यहाँ किस काम से आए हैं? मुल्ला नसीरुद्दीन ने अदब से झुककर कहा, हुजूर मैं यहाँ इंसाफ देखने आया हूँ, और अगर आप इजाजत दें तो शायद इंसाफ में थोड़ी मदद भी कर सकूं। बादशाह ने हाँ में सिर हिलाया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने धीरे धीरे याकूब की तरफ देखा और बोले, याकूब तुम कहते हो ये गधा तुम्हारा है? हाँ, याकूब ने रौब से कहा। तो ठीक है, मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बस एक काम करो। याकूब ने भौहें चढ़ाई, क्या? गधे को खाना खिलाओ। दरबार में सन्नाटा छा गया। याकूब हैरान हो गया, इतना आसान काम? उसने सोचा ये मुल्ला पागल है। ठीक है, याकूब ने कहा और गधे के पास गया। और तब कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। गधे ने खाना लिया, लेकिन जैसे ही याकूब ने उसकी पीठ पर हाथ रखा, गधे ने एक जोरदार लात मारी और हिनहिनाने लगा। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। मुल्ला नसीरुद्दीन ने शांत आवाज में कहा, हुजूर देखिए, ये गधा अपने मालिक को पहचानता है और ये इंसान इसका मालिक नहीं है। याकूब का चेहरा लाल हो गया। अब मुल्ला ने रहीम बख्श की तरफ देखते हुए कहा, रहीम बख्श तुम खिलाओ। रहीम बख्श धीरे धीरे गधे के पास गया। उसने आवाज दी, मिट्टू, और उस एक आवाज पर गधे के कान खड़े हो गए। उसने रहीम बख्श की तरफ मुंह किया और उसके हाथ से प्यार से खाना खाने लगा। उसने अपना सिर रहीम बख्श के कंधे पर रख दिया। दरबार में आंखें नम हो गई। बादशाह की आंखें भी चमक उठीं और मुल्ला नसीरुद्दीन ने बस इतना कहा, हुजूर इंसाफ का गवाह कभी कभी एक बेज़बान जानवर भी हो सकता है। दरबार में उस वक्त एक अजीब सी खामोशी थी। गधे ने जो किया था वो किसी दलील से बड़ा था, किसी गवाह से ज्यादा सच्चा था। एक बेज़बान जानवर ने बिना एक भी लफ्ज बोले सच और झूठ का फर्क बता दिया था। रहीम बख्श की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो दर्द के नहीं, राहत के आंसू थे। उसका मिट्टू उसके कंधे से सिर लगाए खड़ा था, जैसे कह रहा हो, मैं यहाँ हूँ मालिक, मैं कहीं नहीं गया। बादशाह अलाउद्दीन खान अपनी मसंद पर बैठा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर संतोष की एक हल्की रेखा उभर आई थी। वो इंसाफ करना चाहता था और मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसे वो रास्ता दिखा दिया था जो वो खुद नहीं ढूंढ पाया था। बादशाह ने अपनी आवाज बुलंद की, याकूब इस दरबार में जो कुछ हुआ वो सबने देखा। इस गधे ने खुद अपना मालिक पहचाना। मेरा फैसला है कि ये गधा रहीम बख्श का है और इसे अभी उसे वापस किया जाए। दरबार में तालियां गूंजी। लोगों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, लेकिन याकूब का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर खोली और फिर वो आगे बढ़ा। हुजूर, उसकी आवाज शांत थी, बहुत ज्यादा शांत।
उस शांति में एक खतरनाक ठहराव था। हुजूर, मैं आपके फैसले का एहतराम करता हूँ, लेकिन बादशाह ने भौहें चढ़ाई। लेकिन एक गधे का व्यवहार कानूनी दलील नहीं हो सकता। एक जानवर की हरकत से कोई मुकदमा नहीं जीता जाता और न हारा जाता है। मेरे पास 2 गवाह हैं, इंसान जो बोल सकते हैं, जो कसम खा सकते हैं, और इस बूढ़े के पास सिर्फ एक मुल्ला है जो गधे की भाषा समझने का दावा करते हैं। याकूब ने कहते हुए हल्की सी हंसी दी, एक तिरस्कारपूर्ण चुभने वाली हंसी। दरबार में फिर से खामोशी छा गई। बादशाह रुक गया, क्योंकि याकूब गलत नहीं था। कानून की नजर में एक जानवर की हरकत को गवाही नहीं माना जा सकता था। 2 इंसानी गवाह कानूनी तौर पर ज्यादा वजनदार थे। बादशाह ने मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ देखा। मुल्ला नसीरुद्दीन की आंखों में वही चमक थी, न घबराहट न परेशानी, बस एक गहरी शांत मुस्कान। उन्होंने धीरे से कहा, हुजूर, याकूब सही कह रहा है, एक गधे की हरकत कानूनी गवाही नहीं है। लेकिन मुल्ला ने रुककर याकूब की तरफ देखा, लेकिन एक झूठे इंसान की हरकत जरूर होती है। याकूब की आंखें सिकुड़ गई। क्या मतलब? मतलब बहुत साफ है। मुल्ला ने इत्मीनान से कहा, हुजूर, मैं गुजारिश करूंगा कि याकूब के दोनों गवाहों से अलग अलग पूछताछ की जाए। एक को बाहर भेज दिया जाए और दूसरे से सवाल किए जाए। फिर पहले को वापस बुलाया जाए और उससे वही सवाल किए जाए। बादशाह ने सोचा, फिर मंजूरी दी। पहले गवाह को बाहर भेजा गया। दूसरे गवाह, जिसका नाम सलीम था, याकूब का पुराना नौकर, को आगे बुलाया गया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने पूछा, सलीम, तुमने याकूब को गधा कहाँ से खरीदते देखा? बाजार के उत्तरी दरवाजे के पास। सलीम ने फौरन जवाब दिया। किस वक्त? शाम की नमाज के बाद। गधे का रंग क्या था? स्लेटी। उसके कान कैसे थे? सीधे। सलीम ने थोड़ी देर रुककर कहा, कीमत क्या थी? 3 दीनार। किसने बेचा? एक अजनबी। उस अजनबी का नाम? याद नहीं। मुल्ला ने सिर हिलाया। ठीक है, बाहर जाओ। अब दूसरे गवाह को बुलाया गया। नाम था करीम। करीम, तुमने याकूब को गधा कहाँ से खरीदते देखा? बाजार के दक्षिणी दरवाजे के पास। करीम ने कहा। मुल्ला की आंखें चमकी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। किस वक्त? दोपहर की नमाज के बाद। गधे के कान कैसे थे? एक कान थोड़ा झुका हुआ था। कीमत? 5 दीनार। किसने बेचा? एक बूढ़ा आदमी। उसका नाम अहमद था। मुल्ला ने रुककर बादशाह की तरफ देखा। बादशाह की आंखें अब चौड़ी हो चुकी थी। मुल्ला ने शांत आवाज में कहा, हुजूर, पहले गवाह ने कहा उत्तरी दरवाजा, दूसरे ने कहा दक्षिणी दरवाजा। पहले ने कहा शाम की नमाज के बाद, दूसरे ने कहा दोपहर की नमाज के बाद। पहले ने कहा 3 दीनार, दूसरे ने कहा 5 दीनार। पहले ने कहा कान सीधे थे, दूसरे ने कहा एक कान झुका था, और बेचने वाले का एक को नाम याद नहीं, दूसरे ने अलग नाम बताया। दरबार में एक भारी सन्नाटा छा गया। याकूब का रंग उड़ गया। उसके दोनों नौकर एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में डर था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने याकूब की तरफ देखकर कहा, याकूब, एक सच्चा गवाह जब किसी घटना को अपनी आंखों से देखता है तो उसकी बातों में फर्क नहीं होता, लेकिन जब 2 लोग मिलकर झूठ गढ़ते हैं तो वो हर छोटी बात में अलग अलग हो जाते हैं। क्योंकि सच को याद रखना आसान है, झूठ को याद रखना मुश्किल। दरबार में शोर उठ गया। लोग आपस में बातें करने लगे। याकूब के चेहरे पर पसीना आ गया। उसने एक बार फिर खुद को संभालने की कोशिश की। हुजूर, उसने थोड़ी कांपती आवाज में कहा। चुप। बादशाह की आवाज सख्त थी। याकूब, तुमने इस दरबार में झूठे गवाह पेश किए। ये जुर्म है और इसकी सजा होगी। याकूब का सिर झुक गया, लेकिन अंदर से उसका दिमाग अभी भी चल रहा था। याकूब उस दिन दरबार से बाहर निकला। गधा खो चुका था, झूठ पकड़ा जा चुका था, और बादशाह उससे नाराज था। उसे जुर्माना भरने का हुक्म दिया गया था, लेकिन याकूब का दिल अभी भी नहीं माना था। वो घर पहुंचा और अपने कमरे में बंद हो गया। उसके मन में आग जल रही थी, और वो आग नाम थी मुल्ला नसीरुद्दीन। इस मुल्ला ने मुझे बर्बाद किया। इस मुल्ला ने मेरी बेइज्जती कराई। पूरे बुखारा में मेरा मजाक उड़ेगा। लोग कहेंगे याकूब हार गया, याकूब झूठा निकला, उसने अपनी मेज पर मुक्का मारा। नहीं, ये मुल्ला मुझसे नहीं जीत सकता। मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जो ये जिंदगी भर नहीं भूलेगा। याकूब ने उस रात सोचा, बहुत सोचा। उसका दिमाग एक नई चाल की तलाश में था, और सुबह होते होते उसे वो चाल मिल गई। अगले दिन बाजार में अफवाह फैली, मुल्ला नसीरुद्दीन ने याकूब के घर से पैसे चुराए हैं। पहले एक आदमी ने किसी से कहा, उसने किसी और को बताया। देखते देखते पूरे बाजार में बात फैल गई। सुना,
मुल्ला नसीरुद्दीन को रहीम बख्श ने पैसे दिए मुकदमा जिताने के लिए। नहीं नहीं, मुल्ला ने खुद याकूब की दुकान से कुछ चुराया है। अरे भाई, मुल्ला नसीरुद्दीन बड़े धोखेबाज निकले, ऊपर से नेक, अंदर से बेईमान। मुल्ला नसीरुद्दीन को जब ये बातें पहुंची, वो उस वक्त अपने घर के बाहर बैठे चाय पी रहे थे। उनके पड़ोसी ने भागते हुए आकर कहा, मुल्ला साहब, बाजार में आपके बारे में बुरी बातें हो रही है। याकूब ने अफवाह फैलाई है कि आपने उसके पैसे चुराए हैं। मुल्ला ने चाय का एक घूंट लिया। अच्छा, हाँ, पूरे बाजार में आपकी बदनामी हो रही है, आप कुछ करेंगे नहीं? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, जब एक कुत्ता भौंकता है तो इसका मतलब ये नहीं कि चांद नीचे आ जाए। चांद अपनी जगह रहता है, मैं अपनी जगह रहूंगा। पड़ोसी चला गया, लेकिन परेशान। मुल्ला ने चाय की आखिरी चुस्की ली और आंखें बंद कर ली। लेकिन याकूब की चाल सिर्फ अफवाह तक नहीं थी। अगले दिन याकूब ने एक और कदम उठाया। उसने बादशाह के एक करीबी दरबारी वजीर मुबारक से मुलाकात की। वजीर मुबारक एक महत्वाकांक्षी इंसान था। वो बादशाह की नजरों में ऊंचा उठना चाहता था और याकूब उसे अच्छी तरह जानता था। याकूब ने वजीर के सामने एक थैली रखी, सोने के सिक्कों से भरी। वजीर साहब, मैं बस इतना चाहता हूँ कि बादशाह तक ये बात पहुँचे कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने दरबार में जो किया वो इंसाफ नहीं था। उन्होंने एक गरीब बूढ़े के नाम पर खुद अपनी चालाकी से मुकदमा पलटा। इसमें उनका अपना फायदा था। वजीर ने थैली देखी, उसकी आंखों में लालच चमका। और अगर मैंने ये बात बादशाह तक पहुंचाई तो ये थैली आपकी है और इसके साथ मेरी दोस्ती भी। वजीर ने थैली उठा ली। उसी शाम दरबार में जब बादशाह अपने खास दरबारियों के साथ बैठा था, वजीर मुबारक ने धीरे से कान में कहा, हुजूर, मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में एक बात सुनी है। कहते हैं कि उन्होंने रहीम बख्श से मुकदमा जिताने के लिए पैसे लिए थे। उनका इंसाफ असल में एक सौदा था। बादशाह की आंखें सिकुड़ गई। किसने कहा ये? बाजार में चर्चा है हुजूर, और कई लोगों ने सुना है। बादशाह चुप रहा, लेकिन उसके मन में एक शक का बीज पड़ गया था। रात को मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर में बैठे थे जब उनका एक पुराना दोस्त हामिद दौड़ता हुआ आया। मुल्ला साहब, बड़ी मुसीबत है। वजीर मुबारक ने बादशाह के कान भर दिए हैं। बादशाह को लग रहा है कि आपने पैसे लेकर इंसाफ का खेल खेला। मुल्ला की चाय की प्याली हाथ में थी। उन्होंने एक लंबी सांस ली। हामिद भाई, याकूब एक अजीब इंसान है। अजीब? वो खतरनाक है मुल्ला साहब, वो आपको बर्बाद कर देगा। नहीं, मुल्ला ने शांति से कहा, वो मुझे बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि बर्बाद वही होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ हो। मेरे पास सिर्फ सच है और सच को कोई चुरा नहीं सकता। हामिद ने परेशानी से कहा, लेकिन बादशाह अगर नाराज हो गए तो मैं उनके सामने जाऊंगा। मुल्ला ने प्याली रखते हुए कहा, लेकिन पहले हामिद भाई, मुझे एक काम करना है। क्या? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, याकूब की नई चाल को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना है। हामिद ने हैरानी से देखा, कैसे? मुल्ला ने आंख मारी। जब कोई तुम्हारे खिलाफ जाल बिछाए तो घबराओ नहीं, बस थोड़ा इंतजार करो। जाल बिछाने वाला खुद उसमें फंस जाता है अगर तुम सही जगह खड़े रहो। उस रात याकूब अपने घर में बहुत खुश था। उसे लग रहा था अब मुल्ला नसीरुद्दीन का काम तमाम होगा। बादशाह नाराज होगा, मुल्ला को दरबार से निकाला जाएगा और फिर शायद दोबारा मुकदमा होगा और इस बार याकूब जीतेगा। उसने अपने आप को बहुत चालाक समझा, लेकिन उसे नहीं पता था मुल्ला नसीरुद्दीन उस रात सो नहीं रहे थे। वो एक योजना बना रहे थे, ऐसी योजना जो याकूब की हर चाल को एक ही बार में उलट देगी। और उस योजना का पहला कदम था सुबह होते ही बादशाह के दरबार में जाना और वो सवाल पूछना जो किसी ने अब तक नहीं पूछा था। वो सवाल जो याकूब की नींद उड़ा देगा। वो सवाल जो इस पूरी कहानी का असली मोड़ था। सुबह की नमाज अभी खत्म हुई ही थी कि बुखारा की गलियों में एक अजीब सा सन्नाटा था। वो सन्नाटा जो किसी बड़े तूफान से पहले आता है, जब हवा रुक जाती है, पत्ते नहीं हिलते और दुनिया जैसे सांस रोक लेती है। मुल्ला नसीरुद्दीन उस सुबह बहुत जल्दी उठे थे। उन्होंने वुजू किया, नमाज पढ़ी और फिर अपनी पुरानी अबा पहनी। उनकी पत्नी ने देखा कि उनके चेहरे पर न थकान थी न परेशानी, बस एक गहरी शांति थी, जैसे किसी ने अंदर का दिया जला दिया हो। कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह? पत्नी ने पूछा। दरबार, मुल्ला ने सादगी से जवाब दिया, लेकिन दरबार तो दोपहर को खुलता है। मुझे पहले बादशाह से अकेले मिलना है। पत्नी जानती थी जब मुल्ला इस तरह बोलते हैं तो उनसे सवाल नहीं किए जाते। मुल्ला नसीरुद्दीन सीधे बादशाह के महल के दरवाजे पर पहुंचे। पहरेदार ने रोका, इस वक्त बादशाह से कोई नहीं मिल सकता। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा,
जाओ बादशाह को बताओ कि मुल्ला नसीरुद्दीन आए हैं, और ये भी बताओ कि अगर उन्होंने अभी नहीं मिले तो शायद बाद में बहुत पछताना पड़े। पहरेदार गया। 5 मिनट बाद वापस आया। बादशाह सलामत आपको अंदर बुला रहे हैं। बादशाह अपने निजी कमरे में बैठा था, सुबह की चाय के साथ। उसके चेहरे पर हल्की हैरानी थी। मुल्ला साहब, इतनी सुबह, सब ठीक तो है? मुल्ला ने अदब से बैठते हुए कहा। हुजूर, सब ठीक नहीं है, इसीलिए आया हूँ। बादशाह ने चाय की प्याली रखी। बोलो हुजूर, कल रात वजीर मुबारक ने आपसे कुछ कहा, मेरे बारे में। बादशाह के चेहरे पर थोड़ी असहजता आई। हाँ हुजूर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो। मुल्ला ने सीधी आंखों से बादशाह को देखा। हुजूर, वजीर मुबारक से पूछिए कि कल याकूब उनसे मिलने गया था या नहीं। बादशाह की आंखें सिकुड़ गई। ये तुम्हें कैसे पता? हुजूर, जब एक चालाक इंसान हारता है तो वो अगला कदम हमेशा पैसे से उठाता है। याकूब के पास दिमाग है, पैसा है और बेशर्मी है। इन तीनों को मिलाइए तो जो नतीजा निकलता है वो वजीर मुबारक के कान में फुसफुसाहट है। दरबार में एक भारी खामोशी थी। बादशाह ने लंबी सांस ली। और अगर मैंने वजीर से पूछा और उसने सच बता दिया तो हुजूर को पता चल जाएगा कि आपके दरबार में इंसाफ के खिलाफ साजिश हो रही है, और अगर उसने झूठ बोला तो उसका झूठ भी सामने आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास एक गवाह है जिसने याकूब को वजीर के घर में जाते देखा। बादशाह की मेज पर उंगलियां रुक गई। कौन है वो गवाह? हुजूर का अपना दरबानी, जो वजीर के घर के सामने पहरा देता है। उसने खुद मुझे बताया, क्योंकि उसका जमीर अभी जिंदा है। उस दिन दोपहर को जब दरबार खुला, माहौल पहले से बहुत अलग था। बादशाह का चेहरा गंभीर था। वजीर मुबारक अपनी जगह बैठा था, लेकिन उसके माथे पर हल्के पसीने की बूंदें थी। याकूब दरबार में आया, वही रौब, वही तना हुआ सीना। उसे अभी तक नहीं पता था कि सुबह क्या हुआ था। बादशाह ने पहला काम किया, वजीर मुबारक को बुलाया। मुबारक, कल याकूब तुमसे मिलने आया था। वजीर कांपा। हुजूर, मैं? सच बोलो। वजीर की आंखें इधर उधर घूमी। उसे कहीं से बचाव का रास्ता नहीं मिला। हुजूर, हाँ, वो आया था। उसने तुम्हें पैसे दिए? वजीर का सिर झुक गया। हाँ। दरबार में जैसे बिजली गिरी। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। याकूब का चेहरा पहली बार सफेद पड़ा। उसे समझ नहीं आया कि ये हुआ कैसे। उसने इतनी सावधानी से सब किया था और फिर भी पकड़ा गया। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ देखा। मुल्ला दरबार के एक कोने में चुपचाप खड़े थे। उनके होठों पर वही शांत गहरी मुस्कान थी। याकूब की आंखों में आग थी, लेकिन अब वो बेबस था। बादशाह ने याकूब की तरफ देखा। याकूब, तुमने पहले झूठे गवाह पेश किए, फिर तुमने मेरे वजीर को रिश्वत दी। ये दोनों जुर्म बहुत बड़े हैं। याकूब घुटनों पर आ गया। हुजूर, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दीजिए। माफी से पहले जवाब दो, वो गधा कहाँ से लाए थे? सच बताओ। याकूब की जुबान लड़खड़ाई, लेकिन उसने सच नहीं बताया। उसने एक और झूठ बोला। हुजूर, वो गधा मैंने सच में खरीदा था। बस गवाहों को मैंने थोड़ा समझाया था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने पहली बार आगे कदम रखा। हुजूर, याकूब अभी भी झूठ बोल रहा है और मैं साबित कर सकता हूँ। बादशाह ने कहा। कैसे? हुजूर, रहीम बख्श के गांव में जाइए। वहाँ हर इंसान जानता है कि मिट्टू कितने साल से रहीम बख्श के साथ है। उस गांव के बुजुर्गों से पूछिए, वो बताएंगे कि उस गधे का जन्म उसी गांव में हुआ था और याकूब के यहाँ कभी कोई गधा नहीं था। उसके पड़ोसी गवाह है। बादशाह ने तुरंत हुक्म दिया, 2 आदमी अभी रहीम बख्श के गांव जाएं। 3 दिन में रिपोर्ट आए। 3 दिन बाद रिपोर्ट आई। गांव के 5 बुजुर्गों ने कसम खाई, मिट्टू 7 साल से रहीम बख्श का है। उस गधे की माँ भी रहीम बख्श के पास थी। वो गधा उसी के घर में पैदा हुआ था। और याकूब के पड़ोसियों ने बताया, याकूब के यहाँ जीवन में कभी कोई गधा नहीं रहा। दरबार में अब कोई शक नहीं था। बादशाह का फैसला आने वाला था, लेकिन उससे पहले याकूब ने एक आखिरी चाल चली। वो रात को रहीम बख्श के घर गया, अकेला, बिना किसी नौकर के। रहीम बख्श के घर का दरवाजा खटखटाया। रहीम बख्श ने दरवाजा खोला। याकूब को देखकर चौंक गया। तुम यहाँ? याकूब की आंखें नीची थी। पहली बार। रहीम भाई, उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। रहीम बख्श हैरान था। याकूब ने कहा, मैंने गलत किया, मुझे पता है, लेकिन दरबार में जो सजा होने वाली है वो बहुत सख्त है। अगर तुम बादशाह से कह दो कि मुझे माफ कर दो तो मैं तुम्हें 20 दीनार दूंगा। रहीम बख्श ने एक लंबी सांस ली। वो एक गरीब इंसान था। 20 दीनार उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। उसने सोचा और फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया।
याकूब के मुंह पर। अगली सुबह रहीम बख्श मुल्ला नसीरुद्दीन के पास गया और सारी बात बताई। मुल्ला ने सुना और उनकी आंखें भर आई। रहीम भाई, तुमने बहुत बड़ा काम किया। मुल्ला साहब, 20 दीनार छोटी रकम नहीं है मेरे लिए, लेकिन मैंने सोचा अगर मैंने याकूब को माफ करवा दिया तो वो कल किसी और के साथ यही करेगा, किसी और का मिट्टू छिन जाएगा। मुल्ला ने रहीम बख्श का हाथ थामा। यही फर्क है एक नेक इंसान और एक बेईमान में। बेईमान सिर्फ अपना सोचता है, नेक इंसान दूसरों का भी। उस रात मुल्ला नसीरुद्दीन फिर छत पर बैठे थे। उनके मन में एक सवाल था, क्या याकूब अभी कोई चाल चलेगा? उन्हें पता था याकूब की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ लोग हारना नहीं जानते, वो बस और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। और याकूब के पास अभी एक आखिरी हथियार था, वो हथियार जो उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था। याकूब उस रात घर पहुंचा तो उसके अंदर एक आंधी चल रही थी। रहीम बख्श ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था। इस एक बात ने उसके जहम पर नमक छिड़क दिया था। एक गरीब किसान ने उसे याकूब को 20 दीनार की पेशकश ठुकरा दी थी। ये याकूब के लिए सिर्फ हार नहीं थी, ये उसकी तौहीन थी। वो अपने कमरे में बंद हो गया, घंटों बैठा रहा। उसके जहन में एक के बाद एक ख्याल आते रहे। उसने सोचा दरबार में जो सजा होने वाली है उससे पहले उसे कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जो मुल्ला नसीरुद्दीन को हमेशा के लिए खामोश कर दे, कुछ ऐसा जिसके बाद कोई भी उनकी बात न सुने। और तभी उसके दिमाग में वो ख्याल आया जो शायद उसका सबसे खतरनाक हथियार था। याकूब एक यहूदी था और बुखारा में यहूदी कौम का एक छोटा लेकिन असरदार समूह था। उनके अपने रस्म रिवाज थे, अपने कानून थे और सबसे बढ़कर उनका अपना रब्बी था। रब्बी शमूएल, एक बूढ़ा, समझदार और बेहद इज्जतदार आदमी, जिसकी बात यहूदी कौम में कानून जैसी थी। याकूब ने रात के अंधेरे में रब्बी शमूएल के घर दरवाजा खटखटाया। रब्बी ने देखा याकूब के चेहरे पर आंसू थे, आवाज में दर्द था। रब्बी साहब, याकूब ने कहा, मुसलमानों ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया। उस मुल्ला ने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा जताया, मेरा गधा छिन गया, मेरे पैसे गए और अब दरबार में सजा होगी। क्या हमारी कौम यूं ही देखती रहेगी? रब्बी शमूएल एक समझदार इंसान था। उसने याकूब की बात सुनी और फिर बहुत देर तक चुप रहा। याकूब, उसने आखिरकार कहा, तुमने जो बताया क्या वो पूरा सच है? याकूब ने आंखें नीची कर ली। रब्बी साहब, मैंने कुछ गलतियां की, लेकिन वो मुल्ला। रुको, रब्बी ने हाथ उठाया। उसकी आंखों में एक गहरी थकान थी, वो थकान जो उन लोगों को होती है जिन्होंने बहुत सारी दुनिया देखी हो। याकूब, मैंने मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में सुना है, वो एक नेक इंसान है और मैंने तुम्हारे बारे में भी सुना है। याकूब चुप हो गया। जाओ घर, मैं कल सोचूंगा। लेकिन याकूब वहां से निकला तो उसने एक और काम किया। उसने बाजार के उन यहूदी व्यापारियों से मिलना शुरू किया जो उसे जानते थे। उनमें से कुछ उसके पुराने साझीदार थे। उन्हें उसने एक तरफा कहानी सुनाई। मुसलमान मुल्ला ने यहूदी को बर्बाद किया। कुछ लोगों ने यकीन किया, कुछ ने नहीं किया। लेकिन अगले दिन बाजार में एक नई बात फैली। यहूदी और मुसलमान व्यापारियों के बीच तनाव बढ़ रहा है। कुछ दुकानों पर झगड़े होने लगे। कुछ लोगों ने एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी और देखते ही देखते एक गधे का झगड़ा एक बड़ी आग बनने लगा। जब मुल्ला नसीरुद्दीन को इस बात की खबर मिली, वो उस वक्त हामिद के साथ बैठे थे। हामिद का चेहरा घबराया हुआ था। मुल्ला साहब, ये बहुत गलत हो रहा है। याकूब ने मजहब को हथियार बना लिया है। अगर ये आग फैली तो पूरा बुखारा जल जाएगा। मुल्ला नसीरुद्दीन की आंखें बंद थी। एक लंबी खामोशी, फिर उन्होंने आंखें खोली और कहा, हामिद भाई, आग बुझाने के लिए पानी नहीं, समझ चाहिए। मतलब ये कि याकूब ने मजहब का नाम लिया है, लेकिन ये मुकदमा कभी मजहब का था ही नहीं। ये एक बेईमान आदमी और एक गरीब किसान का झगड़ा था। बेईमानी का कोई मजहब नहीं होता। मुल्ला उठे, मुझे रब्बी शमूएल से मिलना है। रब्बी शमूएल के घर के दरवाजे पर जब मुल्ला नसीरुद्दीन पहुंचे, रब्बी ने दरवाजा खोला और एक पल के लिए ठिठक गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। रब्बी ने पहले मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, मैं जानता था तुम आओगे और मैं जानता था आप इंतजार कर रहे होंगे। मुल्ला ने जवाब दिया। दोनों बैठ गए, एक यहूदी रब्बी और एक मुसलमान मुल्ला, एक कमरे में आमने सामने। रब्बी ने पहले पूछा, याकूब ने जो किया, क्या तुम उसे सजा दिलवाना चाहते हो? मुल्ला ने कहा, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि इंसाफ हो, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि बाजार में जो आग लग रही है वो बुझे। रब्बी ने सिर हिलाया, मैं भी यही चाहता हूँ। तो कल दरबार में चलिए मेरे साथ।
रब्बी ने हैरानी से देखा, दरबार में? मैं? हाँ, आप वहां जाए और सबके सामने कहें, ये मामला मजहब का नहीं, एक आदमी की बेईमानी का है। आपकी एक बात पूरी आग बुझा देगी। रब्बी बहुत देर तक चुप रहा, फिर बोला, मुल्ला नसीरुद्दीन, तुम एक अजीब इंसान हो। तुम अपने दुश्मन के लिए नहीं, अपने शहर के लिए लड़ रहे हो। मुल्ला ने सादगी से कहा, शहर हमारा है, दोनों का। अगर ये जल गया तो हम दोनों बेघर हो जाएंगे। रब्बी शमूएल की आंखें नम हो गई। ठीक है, मैं कल दरबार में आऊंगा। कल का दरबार। बादशाह के सामने एक अजीब मंजर था। एक तरफ याकूब, जो अपनी आखिरी उम्मीद लगाए बैठा था, दूसरी तरफ मुल्ला नसीरुद्दीन, रहीम बख्श और उनके साथ रब्बी शमूएल। दरबार में लोगों की सांसें थमी हुई थी। रब्बी शमूएल आगे बढ़े, एक बूढ़ा, सफेद दाढ़ी वाला, गरिमापूर्ण इंसान। उन्होंने बादशाह को झुककर सलाम किया। फिर उन्होंने कहा, हुजूर, मैं याकूब की कौम का रब्बी हूँ। याकूब ने कल रात मुझसे मिलकर ये साबित करने की कोशिश की कि उसके साथ मजहब के नाम पर जुल्म हुआ है, लेकिन मैं आज यहाँ आया हूँ इसलिए नहीं कि उसका साथ दूं, बल्कि इसलिए कि सच बोलूं। दरबार में सुई पड़ती तो आवाज आती। याकूब ने जो किया, झूठे गवाह, रिश्वत, अफवाहें, ये किसी मजहब की तालीम नहीं है। हमारा मजहब ही कहता है, झूठी गवाही देना सबसे बड़ा गुनाह है। याकूब ने अपनी बेईमानी को मजहब की चादर ओढ़ाने की कोशिश की और इससे सिर्फ उसकी कौम की बदनामी हुई। रब्बी ने याकूब की तरफ देखा। याकूब, मुझे तुमसे शर्म आती है। याकूब का सिर झुक गया और दरबार में पहली बार याकूब के पास कोई जवाब नहीं था। बादशाह ने लंबी सांस ली। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ देखा। मुल्ला साहब, तुमने न सिर्फ एक इंसाफ का मुकदमा जीता, बल्कि एक शहर को आपस में लड़ने से बचाया। ये काम सिर्फ अक्ल से नहीं होता, ये दिल से होता है। मुल्ला ने झुककर कहा, हुजूर, शहर आपका है, मैंने बस अपना फाराजा किया। बादशाह ने याकूब की तरफ देखा। याकूब कांप गया। तुम्हारी सजा का ऐलान कल होगा। आज के लिए बस इतना सोचो कि तुमने क्या किया और क्यों किया। याकूब उस रात अपने घर में बैठा था। सब कुछ टूट चुका था। उसकी चालें, उसके गवाह, उसके पैसे, उसकी इज्जत और सबसे बड़ी बात, उसके अपने रब्बी ने उसे सबके सामने जलील किया था। उसने जीवन में पहली बार ये महसूस किया कि वो अकेला है। उसके सारे नौकर चुप थे, कोई दोस्त नहीं था। एक गधे को पाने की लालच ने उसे सब कुछ गवा दिया था। और बाहर बुखारा की गलियों में लोग अब शांत थे। यहूदी और मुसलमान दोनों अपनी अपनी दुकानों पर बैठे थे। किसी ने आग नहीं लगाई, किसी ने झगड़ा नहीं किया, क्योंकि मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक बात साबित कर दी थी, बेईमानी का कोई मजहब नहीं होता और इंसाफ का भी। वो सुबह बुखारा की तारीख में हमेशा के लिए दर्ज होने वाली थी। आसमान पर सूरज की पहली किरणें पड़ी थी, नर्म, सुनहरी, जैसे खुद अल्लाह उस दिन की गवाही देने आया हो। बाजार की गलियां सुबह की नमी से भरी थी। दुकानें अभी खुली नहीं थी, लेकिन लोग घरों से निकल रहे थे। बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, सब दरबार की तरफ जा रहे थे। सबको पता था आज का दिन खास है, आज बादशाह का फैसला आएगा। दरबार में जब बादशाह अलाउद्दीन खान अपनी मसंद पर बैठा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। वो गंभीरता जो किसी बड़े इंसाफ से पहले आती है, जब इंसान जानता हो कि उसका एक फैसला कई जिंदगियां बदल देगा। दरबार में सब थे। रहीम बख्श अपनी पुरानी पोशाक में कांपते हाथों से अपनी पगड़ी थामे। याकूब पहली बार बिना रौब के, पहली बार छोटा दिखता हुआ। वजीर मुबारक, जिसकी पेशानी पर शर्म का पसीना था। रब्बी शमूएल, जो एक कोने में खामोश खड़े थे, उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। और मुल्ला नसीरुद्दीन, जो दरबार के पिछले हिस्से में खड़े थे, दीवार से पीठ लगाए, वही पुरानी अबा, वही सफेद पगड़ी। बादशाह ने गला साफ किया। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। इस दरबार में पिछले कई दिनों से जो मुकदमा चला है, वो सिर्फ एक गधे का मुकदमा नहीं था। बादशाह की आवाज धीरे धीरे बुलंद होती गई। ये मुकदमा था सच और झूठ का, ईमान और बेईमानी का, एक गरीब इंसान के हक और एक चालाक इंसान की लालच का। दरबार में सांसें रुकी हुई थी। याकूब ने जो किया उसे मैं एक एक करके गिनाता हूँ। पहला जुर्म, किसी दूसरे का गधा चुराना और उस पर झूठा दावा करना। दूसरा जुर्म, इस दरबार में 2 झूठे गवाह पेश करना। तीसरा जुर्म, मेरे वजीर को रिश्वत देकर इंसाफ को खरीदने की कोशिश करना। चौथा जुर्म, मजहब का नाम लेकर शहर में नफरत फैलाने की कोशिश करना। बादशाह ने एक एक पल रुककर बोला, जैसे हर लफ्ज एक पत्थर हो जो याकूब के सीने पर गिर रहा हो। ये 4 जुर्म
इनमें से हर एक अकेला भी बड़ी सजा का हकदार है। चारों मिलकर बादशाह ने याकूब की तरफ देखा। याकूब घुटनों पर था, उसकी आंखें जमीन पर थी, उसके हाथ कांप रहे थे। वो आदमी जो कुछ दिन पहले सीना तान कर दरबार में आया था, आज वो टूटा हुआ था। याकूब, बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें सजा दे सकता हूँ और दूंगा, लेकिन पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। याकूब ने कांपते हुए ऊपर देखा। क्यों किया तुमने ये सब? एक गधे के लिए, इतने छोटे से फायदे के लिए? याकूब की आंखों में आंसू आ गए, शायद पहली बार सच्चे आंसू। हुजूर, मुझे नहीं पता। मैंने सोचा था कि मैं जीत जाऊंगा। मैंने सोचा था कि पैसे और चालाकी से सब हो जाता है। उसकी आवाज टूट गई। मैंने गलत सोचा। पूरे दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। उस खामोशी में एक दर्द था, उस आदमी का दर्द जिसने खुद अपनी तबाही बुलाई थी। बादशाह ने एक लंबी सांस ली। याकूब, मेरा फैसला सुनो। एक, तुम्हारी तमाम जमा पूंजी का एक चौथाई हिस्सा रहीम बख्श को दिया जाएगा, उस तकलीफ के बदले जो तुमने उसे दी। रहीम बख्श ने हैरानी से ऊपर देखा। 2, तुम्हारे दोनों झूठे गवाहों को, सलीम और करीम को 1 महीने की कैद होगी। दरबार में हलचल। 3, वजीर मुबारक को उनके ओहदे से हटाया जाता है। रिश्वत लेने वाला इंसाफ का रखवाला नहीं हो सकता। वजीर मुबारक का चेहरा सफेद पड़ गया। और 4, याकूब, तुम्हें 6 महीने के लिए बुखारा के बाजार में कारोबार करने पर पाबंदी है। इस वक्त में तुम सोचोगे कि तुमने क्या किया और क्यों किया। याकूब ने उम्मीद की थी जेल, कोड़े, जुर्माना, लेकिन बादशाह ने उसे कुछ और दिया, वक्त। दरबार में जब फैसला सुनाया जा रहा था, मुल्ला नसीरुद्दीन चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखें याकूब पर थी। उन्होंने याकूब के चेहरे पर कुछ देखा जो शायद किसी और ने नहीं देखा। उन्होंने देखा एक टूटा हुआ इंसान, एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी भर चालाकी को ताकत समझा और इंसानियत को कमजोरी, और अब पहली बार उसे समझ आ रहा था कि वो कितना गलत था। मुल्ला के दिल में उस पल कोई जीत का जज्बा नहीं था, कोई खुशी नहीं थी, बस एक हल्का सा दर्द था उस इंसान के लिए जिसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। फैसले के बाद जब दरबार से लोग निकल रहे थे, रहीम बख्श मुल्ला के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आभार के आंसू थे। मुल्ला साहब, वो बोल नहीं पाया। मुल्ला ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कुछ मत कहो रहीम भाई। मुल्ला साहब, आपने मेरे लिए इतना किया, मैं तो आपका कुछ कर नहीं सकता। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने पहले ही वो कर दिया जो सबसे बड़ी बात है। मैंने क्या किया? रात को जब याकूब तुम्हारे दरवाजे पर आया और तुमने 20 दीनार ठुकरा दिए, उस पल तुमने वो किया जो एक नेक इंसान करता है। उस पल तुमने अपने नफ्स पर जीत हासिल की, और वो जीत किसी भी दरबार के फैसले से बड़ी थी। रहीम बख्श की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मिट्टू की रस्सी थामी जो उसके साथ खड़ा था और घर की तरफ चल दिया। उसी शाम याकूब अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। बाजार में उसकी दुकान बंद थी 6 महीने के लिए। उसके नौकर जा चुके थे। उसके नाम की इज्जत जो उसने बरसों में बनाई थी, धूल में मिल गई थी। वो बहुत देर तक बैठा रहा और फिर एक आहट हुई। उसने देखा मुल्ला नसीरुद्दीन उसके दरवाजे पर खड़े थे। याकूब चौंक गया। तुम यहाँ? मुल्ला ने कहा। हाँ। क्यों, मेरा मजाक उड़ाने? नहीं। मुल्ला ने याकूब के सामने बैठकर एक छोटी सी पोटली रखी। ये क्या है? याकूब ने पूछा। रोटी और थोड़ा खाना। याकूब की आंखें फटी रह गई। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी दया। मुल्ला ने शांति से कहा। ये दया नहीं है याकूब, ये वो काम है जो हर मुसलमान को करना चाहिए, भूखे को खाना देना। और अभी तुम भूखे हो। याकूब के होठ कांपे। उसकी आंखों में कुछ टूटा और पहली बार उस सख्त, चालाक, बेरहम याकूब की आंखों से आंसू बहे, असली आंसू। मुल्ला वहां से उठकर जाने लगे। याकूब ने पीछे से पुकारा, मुल्ला साहब। मुल्ला रुके, मुझे माफ कर दो। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुड़कर देखा। उन्होंने एक पल के लिए याकूब को देखा, उस टूटे, अकेले, पछताते इंसान को। याकूब, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था, जिस दिन तुमने पहला झूठ बोला उसी दिन। क्यों? क्योंकि नफरत रखना भारी होता है और मेरे पास उतना वजन उठाने की ताकत नहीं है। और मुल्ला नसीरुद्दीन चले गए। याकूब बैठा रहा, उस पोटली को देखता रहा। और उस रात पहली बार बहुत सालों बाद उसने खाना खाने से पहले अल्लाह का नाम लिया। जिंदगी हमेशा बड़े बड़े धमाकों से नहीं बदलती, कभी कभी जिंदगी बदलती है एक खामोश रात में, एक टूटे हुए इंसान के घर के सामने, एक रोटी की पोटली से। बुखारा शहर में उस दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया। वजीर मुबारक की जगह बादशाह ने
एक नए वजीर को नियुक्त किया, एक ऐसे इंसान को जिसके बारे में पूरे शहर में इज्जत की बातें होती थी। दरबार में एक नया दस्तूर बना कि किसी भी मुकदमे में गवाहों से अलग अलग पूछताछ होगी। ये दस्तूर मुल्ला नसीरुद्दीन की उस अक्लमंदी से निकला था जो उन्होंने याकूब के झूठे गवाहों को पकड़ते वक्त दिखाई थी। रहीम बख्श अपने गांव वापस चला गया, लेकिन अब उसके हाथ में सिर्फ मिट्टू की रस्सी नहीं थी। बादशाह के फैसले के मुताबिक याकूब ने उसे जो रकम दी थी, उससे रहीम बख्श ने अपने गांव में एक छोटा सा कुआं खुदवाया। उस कुएं पर लिखा था, इंसाफ की याददाश्त। और मिट्टू हमेशा की तरह अपने मालिक के साथ था। सुबह उसकी पीठ पर सब्जियां लगती थी, शाम को वो घर लौटता था। उसे नहीं पता था कि उसने एक बड़े मुकदमे में गवाही दी थी। उसे बस इतना पता था, उसका मालिक उसके साथ है। याकूब के बारे में वो 6 महीने बुखारा के बाजार से दूर रहा। उन 6 महीनों में उसने बहुत कुछ सोचा। उसने अपनी जिंदगी के हर उस पल के बारे में सोचा जहां उसने चालाकी को ईमानदारी पर तरजीह दी थी। उसने सोचा कितने लोगों को उसने ठगा होगा, कितनों को तकलीफ दी होगी। रब्बी शमूएल उससे मिलने आते रहे हर हफ्ते। एक दिन रब्बी ने कहा, याकूब, जानते हो दुनिया में सबसे भारी बोझ क्या है? याकूब ने कहा, पाप नहीं, गलती का एहसास, जब उसे सुधारने का वक्त निकल जाए। याकूब ने सोचा, तो रब्बी साहब, क्या वक्त अभी भी है? रब्बी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक सांस है वक्त है। 6 महीने बाद जब याकूब बाजार में वापस आया, वो अकेला था। उसके पास न वो पुराना रौब था, न वो तना हुआ सीना। वो चुपचाप अपनी दुकान खोलने गया। दुकान के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, कोई मजदूर जो काम की तलाश में था। याकूब ने पहले उसे अनदेखा किया, पुरानी आदत के मुताबिक। फिर रुका, मुड़ा, सुनो, क्या तुम्हें काम चाहिए? बूढ़े ने हैरानी से देखा। हाँ जी, ठीक है, आओ। ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन याकूब के लिए ये पहला कदम था। मुल्ला नसीरुद्दीन को जब ये पता चला, वो उस वक्त हामिद के साथ बैठे थे। हामिद ने हंसते हुए कहा, मुल्ला साहब, याकूब बदल गया है। मुल्ला ने चाय का घूंट लिया। बदला नहीं है, अभी बदल रहा है। बदलना एक पल में नहीं होता हामिद भाई, बदलना एक लंबा सफर है। लेकिन आपने उसके साथ जो किया, खाना दिया, माफ किया, क्या ये सही था? उसने आपके साथ कितना बुरा किया था? मुल्ला ने प्याली रखी और हामिद की तरफ देखा। हामिद भाई, एक सवाल, अगर कोई पेड़ गिरने वाला हो तो तुम क्या करते हो? उसे सहारा देते हैं। तो जब कोई इंसान गिरने वाला हो? हामिद चुप हो गया। मुल्ला ने कहा, इंसान पेड़ से भी ज्यादा कीमती है, और जो गिर रहा हो उसे सहारा देना वो कमजोरी नहीं, वो सबसे बड़ी ताकत है। कुछ महीने बाद बुखारा के बाजार में एक अजीब नजारा देखने को मिला। याकूब की दुकान पर एक दिन रहीम बख्श आया सब्जियां बेचने। याकूब ने उसे देखा, रहीम बख्श ने याकूब को देखा। दोनों के बीच एक पल का ठहराव था, वो ठहराव जिसमें पुरानी तमाम बातें एक लम्हे में गुजर जाती है। फिर याकूब ने कहा, रहीम भाई, अंदर आओ, चाय पियो। रहीम बख्श एक पल हिचकिचाया, फिर वो अंदर चला गया। दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। कोई पुरानी बात नहीं हुई, कोई माफी, कोई शिकायत नहीं, बस 2 इंसान एक ही शहर में, एक ही जमीन पर साथ बैठे। मुल्ला नसीरुद्दीन जब इस बात को सुना, वो बहुत देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, शुक्र है। उनके पड़ोसी ने पूछा, मुल्ला साहब, किस बात का शुक्र? इस बात का कि इंसान बदल सकता है, लेकिन क्या हर इंसान बदलता है? मुल्ला ने एक लंबी सांस ली। नहीं, हर इंसान नहीं बदलता, लेकिन जो बदलना चाहे उसके लिए दरवाजा हमेशा खुला है, बस उसे खुद दस्तक देनी होती है। उस शाम जब बाजार बंद हो रहा था, मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार से गुजरे। उन्होंने देखा रहीम बख्श मिट्टू पर सब्जियां लादकर घर जा रहा था। उसकी पीठ झुकी थी, लेकिन कदमों में एक इत्मीनान था। उन्होंने देखा याकूब की दुकान में रोशनी थी। वो बूढ़ा मजदूर जिसे उसने काम दिया था, वो अंदर झाड़ू लगा रहा था। उन्होंने देखा बुखारा की गलियां, उसके मीनारे, उसके लोग, और उन्हें महसूस हुआ एक गहरी शांत खुशी। वो खुशी जो तब आती है जब इंसान जानता हो कि उसने अपना फाराजा अदा कर दिया। उस रात मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी छत पर बैठे थे। तारे निकले हुए थे, हवा में ठंडक थी। उनके जहन में इस पूरे वाकये की यादें थी। रहीम बख्श का दर्द, मिट्टू की वफादारी, याकूब की चालाकी, रब्बी शमूएल की हिम्मत, बादशाह का इंसाफ। उन्होंने सोचा, जिंदगी में हर इंसान को एक इम्तिहान देना होता है। वो इम्तिहान पैसे का नहीं होता, ताकत का नहीं होता। वो इम्तिहान होता है उस एक पल का जब सामने 2 रास्ते हों। एक रास्ता आसान, झूठ, चालाकी, धोखा,
दूसरा रास्ता मुश्किल, सच, ईमान, सब्र। रहीम बख्श ने मुश्किल रास्ता चुना और जीता। याकूब ने आसान रास्ता चुना और हारा। फिर उसे समझ आया और उसने वापसी की। मुल्ला नसीरुद्दीन ने आसमान को देखते हुए बहुत धीरे से कहा, अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है ताकि वो सच और झूठ में फर्क कर सके, दिल दिया है ताकि वो दर्द और खुशी महसूस कर सके, और ज़बान दी है ताकि वो बोल सके। लेकिन इन सबसे बड़ा तोहफा वो है जो सिर्फ इंसान के पास है, तौबा का दरवाजा जो हमेशा खुला है, बस दस्तक देने की हिम्मत चाहिए। और इस तरह बुखारा के उस मशहूर किस्से का अंत हुआ जो शुरू हुआ था एक गधे से और खत्म हुआ एक बड़े सबक पर कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत न पैसा है, न चालाकी है, न धोखा है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है सच, जो हमेशा जीतता है, देर से सही लेकिन जीतता जरूर है। और दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी है झूठ, जो चाहे कितनी भी चालाकी से बुना जाए एक न एक दिन उधड़ जाता है। रहीम बख्श अपने मिट्टू के साथ खुश था। याकूब अपनी नई जिंदगी बना रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन अगले किसी मजलूम का इंतजार कर रहे थे जिसे उनकी जरूरत हो। और बुखारा अपनी शान से आबाद था, जैसे हमेशा रहा था, जैसे हमेशा रहेगा।